अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं, जबकि PDM ने कराची में स्टेज जमाने की तैयारी कर ली है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने PDM के मुर्दा घोड़े में जान फूंकने के लिए एक APC का इजलास तलब किया है, जबकि अपोजिशन जमातों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली है। दूसरी तरफ हमजा शहबाज ने परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग की मुबारकबाद तो दे दी, मगर इससे ये चहमगोइयाँ शुरू हो रही हैं कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग और काफ लीग मुत्तहदा मुस्लिम लीग की शक्ल में भी ढल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज तो मुतहरिक हैं, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक बार फिर से उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक हुई हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब इलेक्शन 2023 को कामयाब बनाने के लिए बजाते खुद मैदान में उतरे हुए हैं। महसूस यही होता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग पर भारी पड़ेगी, क्योंकि अभी से पीपल्स पार्टी ने नून लीग के अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी को साथियों समेत अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, जबकि कराची से भी PTI के मकामी रहनुमा सरदार अजीज़ की विकेट उड़ाने में कामयाब हो गए। जबकि कुछ अर्सा पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी ने ठीक ठाक सीटें अपने नाम की थी। शहबाज शरीफ ने APC बुलाने का इंदिया तो दिया है, मगर इस हवाले से कोई तारीख अभी तक नहीं दी गई है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में PDM के प्लेटफॉर्म से पावर शो करने का ऐलान किया है। हालांकि PDM के मौजूदा इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी और ANP शामिल नहीं है, तो इससे यह साबित हुआ कि PDM का दोबारा मुतहरिक होते ही कराची जैसे बड़े शहर में जलसा करना क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक वाज़े पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं भी हैं तब भी हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकते हैं। जबकि बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत में सारे पार्टी रहनुमाओं के साथ खड़े होने का भी बबांग दोहल ऐलान किया हुआ है। तो इससे जाहिर क्या होता है कि एक तरफ बिलावल शहबाज शरीफ के साथ साथ हाथ भी मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि हमजा शहबाज हुकूमती पार्टी के इत्तेहादी परवेज़ इलाही से बगलगीर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जरदारी साहब लाहौर में हैं, जहां से ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में पंजे गाड़ने के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप को अपने साथ मिलाने की मंसूबा बंदी हो रही है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौय साहब आपका। चौय साहब, सबसे पहले तो बीबी शहीद की आज 68वीं सालगिरह है, इस पर मैं आपका मैसेज लेना चाहूँगी। आज की पीपल्स पार्टी और बीबी की जो पीपल्स पार्टी थी, आप कोई फ़र्क देखते हैं? क्या पैगाम है आज आपका उनके लिए? बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी की जो सही तरीन समत थी वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वक्त की ही थी, और बीबी का एक जो फहम फरासत थी बीबी की, और बीबी की जो खुद अपना अमल था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और उसके जियाले में और उसके वर्कर में और उसके कारकुन में और उसके ओहदेदार में एक जान डाल देने वाली पॉलिसी थी बीबी की। और बीबी ने इस वजह से कभी ये नहीं आप देखें सोचा कि वो कोई इत्तेहाद कर सकती हैं मुस्लिम लीग नून से। मुस्लिम लीग को वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी समझती रही। ये वजह कि उन्होंने एक मायदा उनसे किया जो COD मायदा था, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो इत्तेहाद नहीं था। वो एक कि आइंदा हम ये ऐड करते हैं कि जो हमने गुज़श्ता 10 साल में, एक दिहाई में हमसे गलतियां हुई हैं कि हम नवाज शरीफ गवर्नमेंट आया तो उसकी टांग खींचते रहे, वो हम गवर्नमेंट में आए तो हमारी टांग। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी तो धज्जियां उड़ाई गई दोनों तरफ से चौय साहब, उसकी कौन सा लाज रखी गई? दोनों तरफ से नहीं, बुनियादी तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा के और एक फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की। जब आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत में काली टाई और काला कोट पहन के पहुंच गए थे मेमो गेट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक झूठा केस बना के और
झूठा इल्ज़ाम लगा के, और चीफ जस्टिस ने 15 मिनट में कमीशन बना दी थी, और वो सारा कुछ तय हुआ था, इनका पहले से तय था। ये मैं आपको वसूख से बता सकता हूँ। अच्छा। और इसके पास मैं इस बात का शाहिद हूँ। पर वो उस वक्त नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ और उसके असूलों के खिलाफ, उसके हरूफ और उसके जो मंदरजात थे उनके खिलाफ उनकी मुखालफत करते हुए, उनको पामाल करते हुए, और लेकिन चीफ जस्टिस के जरिए बीबी की मुशर्रफ से मुलाकातें, मुशर्रफ से डील, वापस आना, इंतखाबात में हिस्सा लेना, क्या ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी नहीं थी? बीबी के जो ने जो मुज़ाकरात किए, मैं तो इस पे रिकॉर्ड पे हूँ और पब्लिकली रिकॉर्ड पे रहा हूँ, और बीबी के साथ भी मेरा इसके बारे में व्यू ये था कि मुशर्रफ, मैंने बीबी को एग्जैक्ट अल्फाज में बताता हूँ, जब 20 जुलाई 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को बहाल किया। अब 8 दिन 28 जुलाई, ये याद रखें, 28 जुलाई 2007 को बीबी की और मुशर्रफ की मुलाकात दुबई में हुई, अबू धाबी में। अब वो जो 8 दिन थे, इसमें मैंने 2 दफ़ा बीबी से बात की, मैंने खुद फ़ोन कॉल करके कहा, मैंने उनको अल्फाज ये कहे 22 जुलाई को जो मेरी बात हुई, अभी मुझे पता नहीं था कि ये वाक़तन 28 जुलाई को इनसे बीबी मुलाकात कर रही हैं। मैंने कहा, बीबी, वी हैव ब्रोकन हिज बैक, यानी मुशर्रफ की। मैंने फ़ोन पे लाहौर से उनसे बात की, बीबी लंदन में थी। मैंने कहा, बीबी, वी हैव ब्रोकन हिज बैक, he will now come and stand at your doorstep, cap in hand, टोपी करके, asking for pennies. Please do not drop a penny in his cap. ये मैंने कहा। तो मेरा ये बिल्कुल मौक़िफ़ एक तरफ से था। दूसरी जानिब नवाज शरीफ इसकी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी उस NRO का फ़ायदा लिया। नवाज शरीफ ने अगर बीबी ने ये किया तो किसी मुमकिन नहीं रखा। मेमो गेट तो बाहर था, बिल्कुल सदर, लेकिन NRO पे जब बीबी ने उसको गलत या सही, मेरी राय गलत हो सकती है या वो उसके बसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बीबी ने जो NRO से खुद फ़ायदा लिया, यानी वो पाकिस्तान आ गई, पाकिस्तान में आके जमहूरी अमल में और इंतखाबी अमल में उनको शरीक होने की सहूलत मिल गई, तो वही सहूलत नवाज शरीफ को भी मिली और बीबी ने उस पे कोई फ़ायदा उठाया। बिल्कुल सबने फ़ायदा उठाया। अल्लाह ताला बीबी के दर्जात को बुलंद करे। सब मौजूदा PDM, जिसका हिस्सा ना NP है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, APC करने जा रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करनी है, वो एजेंडा है। क्या अहमियत है सर इस APC की? देखिए, APC की तो ज़रा अहमियत पता लगेगी अगर ये इसमें से कुछ पॉजिटिव बातें निकलेंगी, पर PDM ने तो एक अपने आप को मतलब है मजाक ही बनाया है अपना, और सारे माहौल का मजाक बनाया। अभी आप देखें, PDM को समझने के लिए ये ज़रूरी है समझना कि पाकिस्तान में एक कल्चर था, एक तकल्लुम का तरीका था, एक रवादारी थी, एक ज़र्फ़ था, जो कि 1985 की इलेक्शन के बाद नहीं रहा। हाँ। 1985 की इलेक्शन में ये आज़ाद बंटे हर तरफ से ये आ गए 300 असेंबली में। ज़ियाउल हक ने पार्टी किसी के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं था, फ्रेश थे, वो पैसा था, दौलत बनाना उनका मकसूद था, और कोई पार्टी का उन पे डिसिप्लिन नहीं था। वो ज़ियाउल हक ने कहा, बच्चों ये सारे हॉल के इस तरफ बैठ जाओ और आपका ये उस्ताद है
मोहम्मद खान जुनेजो ये वज़ीर आज़म कहलाएगा। आपकी वजारतें मैं आपको बता देता हूँ, किसको कौन सी वजारत है, किसको कौन सा वज़ीर है, कौन सा चीफ मिनिस्टर है। और फिर आपने ये गवर्नमेंट खेलना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अखीर फौज के पास थी। उस वक्त तो मार्शल लॉ के तहत ये इलेक्शन हुए थे। मार्शल लॉ भी हटा नहीं था, मार्शल लॉ था। तो मार्शल लॉ की इंतज़ामिया के पास सारे इख्तियारात थे। ये जिस तरह गुड्डा गुड्डी का खेल होता है, ये वजारत वज़ीर ये खेलना शुरू हो गया और ये अपने आप को समझना शुरू हो गया कि मुझे एक बात बताएं जॉय साहब, अगर पीडीएम मुत्तहिद होकर वाकई चलती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना, एएनपी, तो क्या वाकई हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकती थी ये पीडीएम? पीडीएम चल ही नहीं सकती थी मुत्तहिद होकर, मेरा पहले दिन से यकीन था। और मैं अपनी पार्टी में भी कहता था, और मैंने इनको कहा कि सुनो बात, अगर किसी की, ये मेरी पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं पीडीएम के को मशवरा कि आसिफ जरदारी की सुनो बात, उसके मशवरे पे चलो। तो इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब से पूछकर नहीं चलती थी? पीडीएम के जो जलसे होते थे, क्या स्ट्रेटेजी होनी है, क्या एजेंडा होना है, क्या बात करनी है, बिलावल साहब अपनी मर्जी करते थे? नहीं, बिलावल नहीं, मैं पीडीएम की बात कर रहा हूँ। ये मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, जो गुजरांवाला में तकरीर कर देता है। उसको खुद नहीं पता। 2 मरतबा उसके बाद इन्होंने खामोशी इख्तियार किया। और गुजरांवाला की तकरीर नवाज शरीफ की देखें और आज का नवाज शरीफ देखें। उसको आज का नवाज शरीफ, आपको लगता है उसने पीडीएम को नुकसान पहुंचाया है? नुकसान तो पहुंचा, लाजमी पहुंचा। हाँ। अब वो नवाज शरीफ कहाँ है? मैं इश्तिहार अखबार में देना चाहता हूँ कि वो किधर है, वो नवाज शरीफ किधर है? क्योंकि शहबाज शरीफ एक्टिव हो गए हैं, नवाज शरीफ भी खामोश हो गए, मरियम बीबी भी खामोश हो गई हैं। मरियम बीबी भी खामोश है, लेकिन खामोशी के दौरान उसको जुबैर को भेजते रहते हैं जाके मिन्नत समाजत करने के लिए। और जुबैर ने खुद एडमिट किया कि मैं मिला भी, 2 मरतबा मिला भी हूँ, 5-6 घंटे मुलाकातें हुई हैं। और मैंने उनको कहा है कि मरियम के मुकदमात और नवाज शरीफ के मुकदमात में आप हमारी मदद करें। वो ISPR ने कह दिया कि इसने बात किया, और चीफ ने साफ कहा है कि जो सियासी मामला है वो आप पार्लियामेंट में तय करें, जो कानूनी है वो आप अदालतों में तय करें। अदालतों में। अब फिर ये गरम गुफ्तार हो गए, इन्होंने गरम गुफ्तारी शुरू कर दी। आज फिर इनकी खामोशी हो गई है। इसके पीछे क्या वजह है? इनकी वजह यही है कि ये बुनियादी तौर पे सारा प्रेशर डालना चाहते हैं अपने मुकदमात को ख़त्म कराने के लिए, और इनके पास कोई वजह ही नहीं है। सही। अच्छा चौधरी साहब, अब इंतखाबी इस्लाहात को लेकर तमाम जमातें ज़ाहिर है चाहती तो हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या PTI है, कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए, बिल्कुल धांधली से पाक होने चाहिए। जब हुकूमत बात करती है कि आए हमारे साथ बैठे इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें, पार्लियामेंट एक फोरम है जहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं, तो अब मौलाना साहब और जो नून लीग है, PDM इस एजेंडे को APC में डिस्कस करना चाहती है। चौधरी साहब, पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। अब हुकूमत बुला रही है पार्लियामेंट में, वो डिस्कस करने जा रहे हैं APC में। पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है सर इंतखाबी इस्लाहात को लेकर? पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के बारे में बड़ा पॉजिटिव व्यू रखती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गुंजाइश पीपल्स पार्टी की तरफ से है। और हम तो बहुत पहले से, हम तो सबसे ज़्यादा अगर धांधली हुई है तो हमारे ख़िलाफ़ हुई है तारीख़ी एतबार से। 1988 में हमारे ख़िलाफ़ हमारी मेजॉरिटी को इसहाक खान और असलम बेग कोशिश करते रहे माइनॉरिटी में एक तब्दील करने की, इंतहा कोशिश की। हमारे 96 थे, उनके 54 थे, नवाज शरीफ के MNA, और 109 चाहिए थे। हमारे डिफिसिट को, खसारे को पूरा नहीं होने देना चाह रहे थे। 1990 में तो उन्होंने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने IGI बनाई सिर्फ इसलिए कि पीपल्स पार्टी को डिफीट किया जाए। फिर 1997 में इतनी बड़ी धांधली की फारूक लगारी ने और दीगरान ने मिलके, इतनी बड़ी धांधली की कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में तो एक सीट ही नहीं आई नेशनल असेंबली में, और कुल 17 सीटें आई अपोजिशन पीपल्स पार्टी के।
अब उन 17 सीटों के साथ भी हम ने कहा कि हम पार्लियामेंट का आज फ्लोर पीपल्स नहीं पार्टी छोड़े। पंजाब में जिंदा क्यों नहीं है, जिसको कोशिश तो कर रहे हैं जगाने की जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि 2023 के इंतखाबात में पंजाब से सीटें निकालें, क्या वजह है कि एक्टिव नहीं रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में? जय साहब, पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस हवाले से, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और वो कुर्बानी इस हवाले से दी है कि जब पीपल्स पार्टी ये सोचते हुए कि जमहूरियत यहाँ चलनी चाहिए और सिविलियन टू सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इंतकाल इक़्तिदार होना चाहिए, सिविलियन गवर्नमेंट से सिविलियन को खुश असलूबी के साथ पावर ट्रांसफ़र हो जाए, जैसा कि हमने किया, जैसा कि आसिफ जरदारी ने किया टू नवाज शरीफ और वो जो इनके सदर थे, उनका नाम क्या था, बड़े वो मेरे ज़हन से भी नाम निकल गया। वो दही भल्ले वाले मोहतरम थे, मैं दही भल्ले, क्या हम कह रहे हैं, क्या आपने दही भल्ले याद करा दिया, बिल्कुल कोई बड़ी बात चली। ममनून हुसैन सदर। मैं आई एम सॉरी, मैं अगर कोई किसी की दिल आज़ारी की है या उनकी हो गई हो इससे, मेरी बातों से, मुझे जेन्युइनली ज़रा नाम उनका ज़हन में नहीं आ रहा था, मैं माज़रत खाऊं। पर ममनून हुसैन साहब और नवाज शरीफ को उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर बहुत इम्पोर्टेंट कि सिविलियन टू सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और पीपल्स पार्टी ने तो इस, अब नुकसान जो पीपल्स पार्टी ने इसमें उठाया कि पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया उनको, नवाज शरीफ को, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी, कि हम आप 4 साल तो हम सियासत ही नहीं करेंगे, आप हुकूमत करें, ताकि आपकी हुकूमत मुस्तहकम रहे, ताकि आपको हुकूमत को शिकायत या ना हो, ये ना पैदा हो कि जी पीपल्स पार्टी ने या अपोजिशन ने ये करके हमारा काम में रुकावट डाल दी या ये करके रुकावट डाल दी। उन्होंने बेइंतहा गलत काम भी किए। उन्होंने जो टीटीज अपनी सारी, ये सारे टेलीग्राफिक ट्रांसफर और केस में उस वक्त के बने हुए हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, पर वो हमने कहा कि जी हम सियासत में नई रिवायत डालना चाहते हैं, हम अपोजिशन करते। हमने वो जो 4 साल गंवा दिए, वो हमें यकीनन उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत नुकसान हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अगले इंतखाबात में सिंध से भी पीपल्स पार्टी का वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सफाया हो जाएगा, अगली हुकूमत सिंध में तहरीक इंसाफ की होगी। चौधरी साहब, हाँ चलो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए किसी को, ये तो हम नहीं कहते कि कॉन्फिडेंट ना हो, पर वो देख लेंगे, वो तो आज़ाद इलेक्शन होने चाहिए। और तो सर बैठ के बात होनी चाहिए ना पार्लियामेंट में, ना कि एपीसीज में बैठ के ये एजेंडे डिस्कस हों। जी मैं ये आपकी बात नहीं सुनी, तो मैं ये कह रही हूँ, तो फिर तो अगर बाकी हर जमात चाहती है कि इंतखाबात साफ शफाफ हों, तो फिर तो पार्लियामेंट में इसी इशू को डिस्कस करना चाहिए ना, इंतखाबी इस्लाहात। अगर तमाम जमातें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहती हैं तो हुकूमत के साथ बैठने में हर्ज ही क्या है? ईवीएम मशीन क्यों काबिल कबूल नहीं है ऑपोजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? शादिया, ये सारा एतमाद का मामला होता है। ये सारा एतमाद का मामला होता है, इसमें ना कोई टेक्नोलॉजी का इतना अमल दखल है। टेक्नोलॉजी मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी एक तो ये है कि बड़ा सिंपल है कि अगर शफाफ हो तो आप बटन दबाएं या अंगूठा लगाएं, तो अंगूठा वो मशीन पढ़ ले, वो बैलेट पेपर सामने आ जाए। आप तो एतमाद कैसे बहाल होगा? मैं एक चीज़ अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा वो आप वो लगाएं, वो उस पर दूसरा अंगूठा लगाएं, वो वोट उसकी गिनती में चला जाए, उस उम्मीदवार की गिनती। लेकिन अब एतमाद कहाँ से लाएं? एतमाद इसलिए नहीं है, दूसरा वो जो मुखालिफ फरीक है वो कहता है, वो कहेगा कि देखो आपने जब मशीन बनाई और उसमें प्रोग्राम डाला, तो उसमें अगर एक प्रोग्राम में आपने ये डाल दिया प्रोग्राम में कि हर 10वां वोट जो है वो एक पार्टी को चला जाएगा, नून लीग को मिसाल के तौर पे चला जाएगा, तो ये शफाफ ना रही, ये कंप्यूटर में आपने प्रोग्राम में फीड कर दिया। सही, और अमेरिका में फ्लोरिडा के जो वोट थे वो एल गोर के ज्यादा निकले थे, लेकिन और
नोएडा की स्टेट पे वो हार गया था इलेक्शन। हाँ, वहाँ भी बिल्कुल, पर वो मशीन में कुछ ऐसे वोट थे जो मशीन के ने पूरी तरह उनको निशान नहीं लगाया सेट था। किया हुआ था पहले मशीन से। हाँ, प्रेग्नेंट चैट्स उनको कहते थे, पूरी तरह निशान नहीं लगाया था या छेद नहीं किया था बैलेट पेपर में। और यहाँ बुश जो है, ये जो बुश नहीं है, ट्रम्प आज तक, अभी परसों वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ वो तकरीर कर रहा था कि ये सारा मेरे खिलाफ बड़ी जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई तो है। ट्रम्प जीते भी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ही देना। ट्रम्प जीत के भी तो ऐसे ही आए थे, इसी सिस्टम से जीत के आया था ट्रम्प। पर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे ये इस वक्त एतमाद नहीं कर रहा। हाँ, अब अगर ना माने तो फिर वो ये एतमाद की बात है। सही, बिल्कुल सही। बहुत एतमाद पैदा होना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि जब भी कोई हुकूमती नुमाइंदा विफाक से कराची जाता है, सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात की एक बुछाड़ कर दी जाती है, करप्शन के इल्ज़ामात। अब कल फवाद चौधरी साहब ने भी ये बातें की कि जो पैसे हैं यहाँ से जाते हैं लेकिन बरामद दुबई से होते हैं। आज आप भी काफ़ी गरजे बरसे। क्या ये सूबे के मामलात में मुदाखलत नहीं है? सिंध हुकूमत पर बार बार तनकीद, बार बार करप्शन के इल्ज़ामात, बार बार जो है ना वो आप लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं सिंध हुकूमत को। सर बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में तमाम सूबे और पाकिस्तान के जितने भी यूनिट्स हैं, उसकी जो पब्लिक है वो ये हक रखती है कि जिन भी लोगों को वहां पर वोट दिया वो उनकी आवाज़ उठाएं। सिंध में हमारे पास एक मेजर वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और हमने कराची में तकरीबन क्लीन स्वीप किया है। हमारे MPAs हों या MNAs हों, हमने वहां से मेजॉरिटी सीट्स नहीं बल्कि ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया है। अब हम सिंध के अंदर स्टेक होल्डर हैं। जब हम सिंध के अंदर स्टेक होल्डर हैं तो हमने यहाँ पर बात करनी है। फॉर एग्जांपल, ये सवाल आप कभी नून लीग से नहीं करेंगी जब वो पंजाब के अंदर तनकीद करेंगे। KP में तो 2/3 अक्सरियत है हमारी, तो दूसरी पार्टियों के पास बहुत कम सीटें हैं। अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो वहां भी अपोजिशन बहुत कम है। तो सिंध और पंजाब दो ऐसे सूबे हैं जहां पर दो बड़ी भारी अपोजिशन पार्टीज हैं एक दूसरे के खिलाफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हर चीज के ऊपर तनकीद करती है और तनकीद करना उनका हक है। इसी तरीके से और अगर वो जायज तनकीद हो, इसी तरीके से जिन चीजों पे हम समझते हैं कि उनकी तनकीद जायज है वो हम उसका जवाब भी देते हैं टेलीविजन पे आके। हमें ये लगता है कि सिंध के अवाम के साथ जो किया गया कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जो है, जरदारी जो है, वो एक तरफ बात करते हैं कि कोविड की वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का जो इशू है वो सूबाई गवर्नमेंट के पास है। चले कोविड वैक्सीन को छोड़ देते एक मिनट के लिए। आप ये कह सकते हैं कोविड के बारे में कि हमें बाहर से वैक्सीन मिलती नहीं, सूबा ये कह सकता है। चले आप वफाक पे जरूर तनकीद करना चाहते हैं, करें भाई। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तो आप दे सकते हैं। मुझे बताइए आज दुनिया के किस मुल्क में 700-800 बच्चा कुत्ते के कांटे से साल में मरता है? यहाँ मर रहे हैं सिंध में। उसके अलावा सिंध में पानी की सिचुएशन क्या है? फिर तो इतने इसमें कोई शक नहीं है। बात सुने ना, तो फिर NA 249 में सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा चुनने की क्या जरूरत थी? आप लोगों की तो वो जीती हुई सीट थी, फैसल वाउडा ने खाली की थी। फिर तो वो सीट आप लोगों को मिलनी चाहिए थी, अवाम को वोट फिर तो PTI को मिलना चाहिए था, PTI की जीत होनी चाहिए थी फिर तो। देखिए, ये हम पंजाब में भी बहुत दफ़ा ये बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर जिस तरह नून ज़िमनी इलेक्शन लड़ती थी उस तरह लड़े तो सारे ज़िमनी इलेक्शन हम जीतेंगे। आपको याद होगा हम नौशहरा में एक सीट हारे थे KPK के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगर KP में भी अपनी सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करती तो हम वहाँ भी जीतते। लेकिन सिंध हुकूमत ऐसे बिलीव नहीं करती।
अगर आपको याद हो कि हमारे हलीम आदिल शेख को किस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनकी गाड़ी पे पैदर पे हमले किए गए। उसके बाद ये जिस इलेक्शन की आप बात कर रही हैं, इसमें भी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, हमें छोड़ दीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों की स्टेटमेंट्स ले लीजिए, सारे वहां पर रोए कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई। और के इलेक्शंस में क्या हुआ था? उतने वोट के ऊपर तो नाज़िम नहीं बनता, उतने वोट तो आप लोगों ने डस्का के इलेक्शंस में, वहां से एमएनए बन के चला गया। डस्का के इलेक्शंस आप लोग हारे तो इलेक्शन कमीशन के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया आप लोगों ने कि पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही मुस्ताफी हो जाए। वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं थे जब नून लीग जीती थी। देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये कि जो डस्का का इलेक्शन है, डस्का की सीट हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, बहुत सालों से। हमने वहां पर अपना ग्राउंड गेन किया है, लूज नहीं किया। हमने वहां पर अपना वोट बैंक इंक्रीज किया है। हम वहां पर पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट के अंदर है और फेडरल में भी है। अगर हम वहां पर वही काम करने की कोशिश करते जो सिंध की हुकूमत कर रही है, तो हम भी वो सीट जीत जाते जैसे सिंध जीता है। मैं दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जितनी वोटों पर वो एमएनए बन के गए, इतनी तो गुस्सा इलेक्शन कमीशन पे क्यों निकाला था? उनसे मुस्ताफी होने का मुतालिबा किन बुनियादों पर था? नहीं, इलेक्शन कमीशन का शाजिया जो इशू है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इलेक्शन कमीशन पे हमारे बहुत सारे गिले हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इम्प्लीमेंट नहीं किया सेनेट के इलेक्शन को शफाफ करवाने में। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सेनेट के इलेक्शन जो है चंद 100 लोगों के दरमियान इलेक्शन होता है और उनके बैलेट पेपर्स 2 घंटे में ज्यादा जो है प्रिंट हो सकते हैं और धांधली रोकी जा सकती थी। उसके बाद जो तमाशा लगा, जो खरीदो फरोख्त हुई और आप लोग अगले 3 महीने प्रोग्राम करते रहे, उससे क्या आपकी और हमारी इज्जत में इजाफा हुआ कि वोट बिके हैं सेनेट के अंदर? अगर इलेक्शन कमीशन उस टाइम हमारी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की सुन लेता। यही मसला हर सियासी जमात का है, इंतखाबी इस्लाहात का, धांधली को रोकने का, साफ शफाफ इंतखाबात का। फिर ईवीएम को लेकर ऑपोजिशन को राजी क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? इलेक्शन कमीशन को आप लोगों का इंतखाबी इस्लाहात जो आप लोगों ने मंजूर करवाया बिल कौमी असम्बली में 2020 में जून में, उस पर तो इलेक्शन कमीशन को इतने एतराजात हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन एतराज करने वाला इदारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कानून को इम्प्लीमेंट करना है। इलेक्शन कमीशन इसमें फरीक ना बने। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसने मुल्क के अंदर बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करना है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को शफाफ कराने का इदारा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सबके ऊपर फौकियत ना ले, कॉन्स्टिट्यूशनली उनका नहीं बनता। जब कहीं इलेक्शन अनाउंस होता है तो लेकिन आइन में जो उनकी जिम्मेदारी है उनसे तो दस्तबरदार नहीं कर सकते ना आप लोग। आइन में उनकी जिम्मेदारी है और वही आइन ही असेंबली बनाती है और असेंबली उन्हें बता रही है, तो उन्हें आइन के अंदर रह के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, ना कि ये बताना चाहिए कि आप कौन सा कानून कैसे बनाइए। उनका काम नहीं है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का काम है। तो लेकिन अगर पार्लियामेंट में जो मसले हल होने चाहिए, अगर आप बड़ी बाजिद हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन बड़े शफाफ होते हैं, तो फिर आपकी राय बिल्कुल ठीक होनी चाहिए उनके साथ। मैं तो ये पूछ रही हूँ, राजी क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? फिर ऑपोजिशन को राजी करें ना। आप मुझे बताइए, चोर को कोई मजिस्ट्रेट राजी कर सकता है कि जनाब राजी हो जाइए, मैंने आपको सजा सुनानी है? इन चोरों के साथ बैठ के मामलात को हल भी करना चाहते हैं आप लोग। शेख रशीद साहब ने बात की कि अब तो ये वक्त है कि सबको मिलकर आगे चलना है। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर और बड़े मामलात हैं जिनमें कौमी असम्बली में ज़ाहिर है आपको ऑपोजिशन की जरूरत है, लेकिन एक तरफ जब चोर चोर के नारे लगाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग ऑपोजिशन से? उनकी जरूरत भी है आप लोगों को। देखिए शाजिया, चोर उनको हम नहीं कहते, चोर तो उनको सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालतों से सजाएं मिली हुई हैं। अब जो वो हैं उनको वही कहेंगे ना, किसी और नाम से तो नहीं पुकार सकते। तो चोर कहने पे तो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो फिर लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी और हजूर ये है वो जराए के सारे झूठ वापस खाने पड़ेंगे और अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी और लूटा हुआ पैसा वापस देना पड़ेगा, तो हम उनको चोर कहना बंद कर देंगे। फिर चोरी तो उनकी साबित हुई है, तो हवाई तो नहीं मिलाए बगैर आप कानूनसाजी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है आप लोग इस पोजीशन में नहीं है, सेनेट में आप लोगों की मेजॉरिटी नहीं है। हम कानूनसाजी कर चुके हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इकट्ठा इजलास करवा के तो अपना बिल पास करवा लेंगे। पहले नहीं करते आया, अभी भी कर लेंगे। वो भी कानून ने एक रास्ता दिया हुआ है, वो भी एक कानून ने रास्ता दिया हुआ है ना, वो गैर कानूनी रास्ता तो नहीं है। वो अगर गैर कानूनी है तो बता दीजिए। लेकिन ऑर्डिनेंस की मुद्दत भी कितनी होती है ये भी आपको पता है। अगर ऑर्डिनेंस के जरिए आप लोगों ने चलना है तो उसकी मुद्दत कितनी होती है? वो देर पा तो नहीं है। अगर सेनेट में, अगर ये सेनेट
मैडम आप मेरी बात नहीं समझ रही, अगर आप मेरी बात सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी। जी प्लीज। अगर सेनेट में हमारा बिल रोका गया तो हम सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास करवा के वो बिल पास करवा लेंगे, वहां हमें अददी अक्सरियत मौजूद है और वो एक कानूनी रास्ता है। तो आप इस बारे में इतनी परेशानी ना लें, अगला इलेक्शन अब ईवीएम पे ही होगा और इनको हम करवा के दिखाएंगे, इनको मजीद वोट चोरी नहीं करने देंगे, ये माने या ना माने। एपीसी बुला रही है इस मामले पर इंतखाबी इस्लाहात के मुद्दे को लेकर। एपीसी बुलाएं, हमारी तरफ से कुछ और बुलाएं, ये इनका काम है। हम पार्लियामेंट में ये मसला ले आए हैं, पार्लियामेंट इसका राइट फ्लोर है। बाकी जो कुछ इन्होंने किया वो 2 साल ये कर करके बार बार इनको धूल चाटनी पड़ी है, इनके पल्ले कख नहीं रह गया। अब तो हालत ये है कि ये एक दूसरे से पनाह मांगते फिर रहे हैं। तो ये एपीसी करें या जो कुछ भी करें, फैसला ये पार्लियामेंट के अंदर होना है। बिल हमने वहां से पार्लियामेंट से पास करवा दिया, सेनेट में जाएगा, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। नहीं हुआ कंबाइन इजलास करके, कानून ही वो एक रास्ता देता है, वहां से पास करवाएंगे और इस बिल को इंप्लीमेंट करेंगे। अगला इलेक्शन ईवीएम वोटों पे होगा। अब पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक भी मिलेगा वोट का। और हम एक जायज काम कर रहे हैं, इस जायज काम के लिए हमें इन चोरों के साथ जाके मिन्नतें करने की इनकी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर सूरत हक देंगे हम वोट का। ये इन्होंने पूरी कोशिश की उनको रोकने की, हम इनको बिल्कुल उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक रोकने नहीं देंगे। ये मुझे जवाब देना, इनके जितने लीडर वहां बैठे हुए हैं क्यों बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ तो खुद अब एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, पनाह ये बाहर लेते हैं, खाने और खाबे ओवरसीज पाकिस्तानियों से खाते हैं, उनके घरों में रहते हैं, उनसे शॉपिंग करके वापस आते हैं, एयरपोर्टों से वो इन्हें रिसीव करते हैं और होटल्स में रहते हैं। अभी आप मुझे कहें तो मैं इनके 4-5 पनाहगज़ीन लीडरों के नाम बता दूंगा जो अमेरिका दर बदर फिरते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के जेब के ऊपर पा रहे हैं। तो आप बताएं, जब वोट का हक होता है तब ओवरसीज पाकिस्तानी बेगाने हो जाते हैं, वैसे वो बड़े लॉयल होते हैं, उनसे वैसे सारे फायदे उठाओ। बेस्ट फोरम है, पार्लियामेंट से बढ़ के कोई फोरम नहीं है इन मामलात को डिस्कस करने के लिए, कानून साजी करने के लिए, आवाम के लिए जो भी आपने कानून साजी करनी है, ओवरसीज़ के लिए करनी है, इलेक्शन कमीशन, इंतखाबी इस्लाहात, पार्लियामेंट से बढ़कर कोई फोरम नहीं है। और चोर चोर के नारे लगाकर भी आप लोग जो है ना इस तरह कानून साजी नहीं करवा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वज़ीर मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित, मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गैर मुल्की सहाफ़ी को इंटरव्यू के दौरान उसामा बिन लादन की हलाकत से मुतालिक जवाब दिया। उन्होंने उसामा बिन लादन से मुतालिक रियासती जो एक मौक़िफ़ है उसको मुबहम कर दिया, जबकि वज़ीर ख़ारजा होने की हैसियत से शाह महमूद कुरैशी को वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ देना चाहिए था। ये उसामा बिन लादन ही था जिसके ताक़ुब में अमरीकी अफ़वाज अफ़गान सरज़मीन पर उतरी थी और अब 2 दहाइयों पर मुहीत एक लाहासिल जंग के बाद अमरीका अफ़गानिस्तान से कूच करने पर मजबूर हुआ है। मगर इस जंग की ना ख़त्म होने वाली बाक़ियात अभी वहीं मौजूद हैं जिनके मुस्तक़बिल से मुतालिक बहुत से सवालात खड़े किए गए हैं। यानी अमरीका तो अपनी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकालने में लगा हुआ है, मगर अफ़गानिस्तान में मौजूद 18,000 कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनमें से 7,000 फ़ौजी अमरीकी हैं, 6,000 अफ़गानी और 7,000 के करीब फ़ौजी ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक के हैं जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ अशरफ गनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है और इसी हटदर्मी का ये नतीजा है कि अशरफ गनी ने अपने वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ की भी छुट्टी करा दी। जबकि दूसरी तरफ तालिबान बड़े पुरअमन तरीके से अफ़गानिस्तान के दर्जनों अज़ला पर जो है कब्ज़े करते चले जा रहे हैं, अपना कंट्रोल हासिल करते चले जा रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के 50 के करीब ऐसे अज़ला हैं जहाँ पर तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है और ये सब कुछ बग़ैर जंग के और लड़ाई के बग़ैर बड़े पुरअमन तरीके से हुआ है। ताहम इससे सबसे बड़ी जो अमेरिका की टेंशन में इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि वो अमन मुआहदे के तहत अमेरिका यहाँ से जा तो रहा है, मगर जहनी तौर पर अमेरिका अफ़गानिस्तान में ही अटका हुआ है। और यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के करीब अड्डों की तलाश में भी है कि अगर मुस्तकबिल में कभी तालिबान पर हमला आवर होना पड़ जाए तो आसानी रहे। इस काम के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से अड्डे लेने की बात की गई, जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने इनकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में 2 टोक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वाज़ेह अल्फाज में इनकार किया कि पाकिस्तान अब किसी भी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान अपने जो स्पेसेस हैं, अपने अड्डे दे।
पाकिस्तान से इनकार के बाद ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से भी अड्डे लेने की बात चल रही है, मगर वो अड्डे अमेरिका को इतने मददगार साबित नहीं होंगे कि जितने पाकिस्तानी अड्डों से उन्हें आसानी होगी। इस दौरान अमेरिका में इंडिया से भी हवाई अड्डे लेने की ख्वाहिश उभरी, मगर बात वहीं आ जाती है कि उन्हें पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करना होगी। अब यहाँ से कहानी का दूसरा रुख जन्म ले रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने जो गैर इंसानी कदम उठाया था, इसे 3 साल होने को आए। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत के इस इकदाम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाई है और यूएनओ की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीखी खिताब भी किया था। मगर इन 3 सालों में मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी की हैसियत को ख़त्म करने का जो इकदाम था, ये नहीं हटाया जा सका। जबकि गुज़श्ता दिनों मोदी सरकार ने अचानक ही एक APC बुलाने का ऐलान किया और इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती समेत मकबूजा कश्मीर के दीगर कायदीन को भी मदऊ किया है। ताहम APC का एजेंडा अभी तक वाज़े नहीं हो सका है कि APC बुलाने के पीछे भारतीय सरकार का मकसद है क्या। जबकि इस हवाले से ऐसी अफवाहें मंजर आम पर आ रही हैं, ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि भारत पर शायद अमेरिका का दबाव है और ये एक डील है कि अमेरिका भारत से मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी ख़त्म करने का इक़दाम वापस करा के पाकिस्तान से हवाई अड्डे ले लेगा। इस अफवाह में किस कदर हकीकत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से बुलाई जाने वाली APC से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय APC से मुतालिक शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि मकबूजा कश्मीर की क़यादत ने APC को मुस्तरद किया है और इस हवाले से होने वाले इजलास के दरपर्दा एतराफ़ में दिखाई देता है कि सब अच्छा नहीं है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, आपने भी यकीनन प्राइम मिनिस्टर का वो इंटरव्यू देखा होगा, गैर मुल्की TV को उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब उनसे ये पूछा गया, सवाल पूछा गया अपने हवाई अड्डे देने का, अपनी ज़मीन देने का, कि अगर मुस्तकबिल में तालिबान पर हमले करने के लिए पाकिस्तान के अड्डे मांगे जाएं तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, बड़े वाज़े 2 टोक अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर ने इनकार किया कि पाकिस्तान अब ऐसी किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कोई जो है ना वो लगी लिपटी बात नहीं की, कोई अगर मगर बात नहीं की, बिल्कुल नो मोर का एक वाज़े मैसेज दिया है। इस नो मोर के मैसेज का क्या पाकिस्तान पर आपको लगता है असरात पड़ेंगे? FATF भी हमारे सामने है, फिर कश्मीर का मसला भी हमारे सामने है। कोई आपको लगता है कि इस नो मोर का जो मैसेज है कि पाकिस्तान पर नेगेटिव असरात भी आ सकते हैं इसके? ये पहली बात तो ये मेरा ख्याल जो उन्होंने बात कही वो आप यूँ समझें कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो अवाम की है उसकी आवाज़ थी। बिल्कुल, इसको तो यहाँ बात को ख़त्म करते हैं। देखें, इसमें मिक्स्ड बैग है। ये लोग समझते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने कोई जज्बात में बात कही या ऑफ द कफ ये बात कही या नी जर्क रिएक्शन, तो ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल इट वाज वेल कंसिडर्ड आंसर। और इसलिए कि जो हमें इसमें मुश्किलात सामने आने का इम्कान है वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले जो मुश्किल ऑलरेडी हमारे ऊपर आई हुई है वो ये कि आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ से हमले बढ़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी की रिट नहीं है, अभी तक कोई ऐसी डिस्पेंसेशन है नहीं जो पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करे, तो वो भी इसी प्रेशर का हिस्सा है, ये आप याद रखिए। उसके बाद आपने FATF का जिक्र किया, यस, IMF यस, वर्ल्ड बैंक यस। एक बहुत बड़ा फैक्टर मिडल ईस्ट कंट्रीज का रवैया, उसमें गो के अभी मैं समझता हूँ कि अमेरिका का असर रसूख मिडल ईस्ट में ऐसा ऐसा मान पड़ रहा है, लेकिन अभी भी उनका कंट्रोल है। तो मेरा ख्याल वहाँ से भी आपको कोई थोड़ा सा प्रेशर आएगा आने वाले, और ये सब कुछ तब होगा जब अमेरिकन मुकम्मल तौर पे इनखला कर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त वो प्रिक्रियस सिचुएशन में है, उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है। अभी वो आपको ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जुलाई के एंड में आप देखिएगा, अगस्त के शुरू में फिर ये क्या कुछ आता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसका इम्कान है बहुत ज्यादा, और इस अमेरिकन पावर का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ जब भी आपसे बात होती है, दे हैव द पावर ऑफ परसेप्शन मैनेजमेंट। वो आपके अवाम, आपकी हुकूमत और आपकी अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इमरान खान की ज़ात की भी हमें हिफाजत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि ये रजीम चेंजेस और पर्सनैलिटी चेंजेस में यकीन रखते हैं, और हिस्ट्री में बार बार ये साबित हुआ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें जो इसके फ़वाइद हैं, जो इमरान खान साहब ने बात की है, CPEC, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, पीसफुल अफगानिस्तान, बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हमें इसके इंशाल्लाह जवाब में मिलेंगी।
तो हम ये अमेरिका कर जाएंगे। अमेरिका बगैर सियासी हल के जा रहा है, ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की, जिसके बाद आपको पता है कि वहाँ पर खाना जंगी का भी खतरा है, असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। तो अमेरिका तो कुछ हासिल तो नहीं करके जा रहा, तो ये भुगतना तो पाकिस्तान को पड़ेगा, इस खाना जंगी के असरात तो पाकिस्तान पर आएंगे। जी देखिए, एक बात तो ये है कि अमेरिकन को इस बात की परवाह नहीं होती कि अगर वो अपने इंटरेस्ट परसू कर रहे हैं और कितने लोग भुगत रहे हैं या नहीं भुगत रहे, ये उनका कोई कंसिडरेशन नहीं होती। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो कुछ हासिल किए बगैर जा रहा है। उसने चीन के असर रसूख को, चाइना के असर रसूख को, अपने रूस को गर्म पानी तक पहुंचने में अफगानिस्तान के अमन को 20 साल पीछे धकेला है। ये 20 साल पीछे धकेलना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जो ये ना कहें कि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। अलबत्ता ये बात, दो बातें मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका जल्दबाजी में ना जाए, मेरी बहन 20 साल के बाद जाना भी अगर जल्दबाजी है तो फिर मुझे नहीं पता कि देर तक रहना क्या होता है। दूसरी बात कि जी वो कोई हल पेश करके नहीं जा रहा, जिसमें मैं इमरान खान साहब से भी इत्तेफाक नहीं करता। बात यह है कि आपके ख्याल में वो यहाँ हल चाहते थे, वो यहाँ अमन चाहते थे? अगर ऐसी कोई बात होती तो वो 20 साल उनके लिए क्या कम मौका था? बिल्कुल। तो अब उनसे ये इम्कान रखना या इस बात का ख्याल रखना कि जी वो अमन अमरीकियों को वैसे बार बार वो हिलरी क्लिंटन की वो स्पीच जरूर सुननी चाहिए, वो बयान जरूर सुनना चाहिए, जिसमें वो एतराफ़ करती हैं कि कैसे आज जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, माजी में किस तरह उन्हीं को फंडिंग करते थे, वही उनके हीरो हुआ करते थे, और पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तान को कैसे हम लोगों ने इस्तेमाल किया और फिर उनके हाल पे छोड़ा। ना तो अमेरिका जल्दी जा रहा है और वो उसको जल्द अज जल्द जाना चाहिए, बल्कि बड़ी देर से जा रहा है। दूसरा ये कि उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई तस्फिया करा के जाएंगे, अरे भाई वो तो यहाँ पर बदअमनी चाहते हैं, उनको जाने दें, उनको दोबारा वापस ना आने दें, इसी में अमन की जीत है। जलसा माजी में इंडिया की पॉलिसी रही है कि तालिबान के साथ बातचीत ना रखना, ऐसे ताल्लुकात ना रखना, लेकिन फिर आपने भी देखा कि अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को पीस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने एक गैर सरकारी अपनी टीम भी भेजी थी। फिर गुज़श्ता साल दोहा में जो इजलास हुआ उसमें इंडियन वज़ीर ख़ारजा भी शामिल हुए। क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी बदल रही है तालिबान को लेकर? कहीं इंडिया भी बुखलाया हुआ है कि अमेरिका यहाँ से जा रहा है और तालिबान अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो उनका क्या बनेगा, जो इतनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे? जी बिल्कुल, ये देखें, जो बात दीवार पे लिखी होती है, जो बात ऑब्वियस होती है, रियल पॉलिटिक्स का तकाजा होता है कि उसके मुताबिक आप अपने आप को अलाइन करें। हिंदुस्तान बिल्कुल वही कर रहा है और इसी से आपको, और जो बाकी लोग जो ये समझते हैं कि यहाँ पर बहुत अफरा तफरी होगी और बहुत बड़ी जंग होगी और कोई पता नहीं कौन आएगा कौन जाएगा, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल अमेरिकन नैरेटिव है। वो ये चाहते हैं कि वो ये तासर दें कि अमेरिका के जाने की वजह से यहाँ बहुत हंगामा होगा। ऐसी बात नहीं है, सब ने अपने सबक सीखे हैं। छोटी सी ज़रूर चपकलिश होगी, रस्साकशी होगी, एक दूसरे के मसल आजमाएंगे, उसके बाद ग्रैंड जिरगा होगा, उसके बाद एक मखलूक हुकूमत बनेगी जिसमें तालिबान मेन स्टेक होल्डर्स होंगे। ये बात इंडिया को भी मालूम है, सबको मालूम है, सबको चाहिए, उन्होंने अपने सबक सीखे होंगे और इंशाल्लाह ऐसे हालात नहीं होंगे जिसका लोग। मोदी सरकार जो एपीसी बुला रही है, ये आपको क्या जेस्चर लग रहा है? क्या चीज जी? ये जो एपीसी बुला रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर के मामलात को लेकर, एपीसी बुलाना जो है ना उनका नेक्स्ट स्टेप है। वो उन्होंने कश्मीर को हजम करना है, काफी आधे से ज्यादा हजम कर चुके हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए हैं, मिलिट्री स्टेप्स उठाए हैं, पॉलिटिकल स्टेप्स उठाए हैं। हमने सवाए डिप्लोमेसी के कुछ किया नहीं है, शिकायतें लगाने के अलावा कुछ किया नहीं है, तो इसलिए वो तो एक एक कदम आगे ही बढ़ेंगे। इसमें सिर्फ वावेला मचाना काफी नहीं है, अगर बढ़ के हाथ रोक सकते हैं तो रोक लें, वरना जो कुछ हो रहा है वो तो नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज़िया रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।